आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी है कि आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 5 फेमस कू के बारे में। देखिए, गीता का लेक्चर अभी थोड़ी देर में आ जाएगा और इसके बाद भागवत गीता का लेक्चर 10 तारीख को आएगा। तो 5 फेमस कू, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंस्टा पे मुझे अभी इसी वक्त जाके फॉलो करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। मैं मार्च लास्ट में धर्मशाला आने वाला हूँ। देखिए, सबसे बड़ा तख्ता पलट, कू डिटैट, तख्ता पलट जिसको बोलते हैं, जब सत्ता ही बदल दी जाती है या तो फोर्स से या फिर पीसफुल तरीके से। लेकिन यहां पे जो भी लीडर होता है उसको इस्तीफा देना पड़ता है या हटना पड़ता है या मरना पड़ता है। ये जो कू है, ये जो तख्ता पलट है नेपोलियन बोनापार्टे का, ये इतिहास का सबसे बड़ा तख्ता पलट है। क्यों? फ्रेंच रेवोल्यूशन एक सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है क्योंकि यहां से डेमोक्रेसी का आगाज हो गया। इतने सालों से फ्रांस में जो सत्ता थी राजा महाराजा की थी। 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन। दोस्तों, फ्रांस एक के बाद एक वॉर हारा। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में फ्रांस ने बहुत ज्यादा पैसे फूंक दिए। फ्रांस हो गया बैंकरप्ट, ऊपर से राजा ने टैक्सेस बढ़ा दी। तो लुई द 16 को खत्म कर दिया 1789 का फ्रेंच रेवोल्यूशन, जब यहां पे पब्लिक खड़ी हो गई। बेस्टाइल फोर्ट को रातों रात गायब कर दिया। अब मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री पूरी कवर की है। टोटल 25 लेक्चर्स हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन पे भी लेक्चर्स है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दे रहा हूं, जरूर देखिएगा। नेपोलियन बोनापार्टे का उदय इसी दौरान हुआ। 1789 से लेकर 1799 तक 10 साल तक फ्रांस में आम जनता का राज था। डायरेक्टरी रूल था एक तरीके से। डायरेक्टरी रूल, और मतलब एक तरीके से जेकोबियंस का थोड़ा राज था। वहां पे दो ग्रुप स्प्लिट हो गए थे। तो आम जनता का राज था, लेकिन ये राज बहुत अच्छा नहीं था। यहां पे जो भी अमीर थे उनको पकड़ पकड़ के मारा जाता था। जो धर्म से रिलेटेड थे, कैथोलिक्स थे, उनको पकड़ पकड़ के मारा जाता था। तो एक तरीके से बहुत बुरी हालत थी। नेपोलियन को पता था कि अगर मैंने कुछ नहीं किया तो गड़बड़ हो जाएगी। और फाइनली डायरेक्टरी रूल चल रहा था 1796 से। फाइनली हम देखते हैं कि नेपोलियन को हर जगह भेजा जा रहा था। नेपोलियन जहां पे इधर अफ्रीका में वॉर चल रहे थे तो उधर पे नेपोलियन को भेजा जा रहा था। इजिप्ट में प्रॉब्लम चल रही थी तो नेपोलियन वैसे ही बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका था क्योंकि उसको आर्मी का सपोर्ट था। देखिए, आर्मी पूरी तरीके से डिमोरलाइज हो गई थी। नेपोलियन बहुत छोटा था, 5 फीट 3 इंच की उसकी हाइट थी। अब आर्मी को आपको लीड करना है, तो जब आर्मी के पास नेपोलियन जब आर्मी के पास गया तो आर्मी ने बोला ये हमको लीड करेगा, हंसने लगे। लेकिन उसके बाद जब नेपोलियन ने स्पीच देना शुरू किया ना तो सब शांत हो गए थे। तो नेपोलियन बोनापार्टे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर था फ्रांस का, जिसने फ्रांस को पूरा बना दिया, एक तरीके से ताकतवर कर दिया। नेपोलियन ने ये बोला था, नेपोलियन ने 1799 में, देखिए एक चीज याद रखिए कि जब भी तख्ता पलट होगा हमेशा मिलिट्री साथ देगी, क्योंकि विदाउट पावर तख्ता पलट हो ही नहीं सकता। तो मिलिट्री के लीडर्स ही तख्ता पलट करते हैं। जो मिलिट्री का लीडर होगा वही तख्ता पलट करेगा, आपने देखा होगा। तो यहां पे नेपोलियन को मिलिट्री का सपोर्ट था। 1799 में मिलिट्री को उखाड़ फेंका, सत्ता को उखाड़ फेंका। और हम ये देखते हैं कि नेपोलियन बोनापार्टे आ गया। नेपोलियन ने कहा था कि मैं तो तुम्हारा हूं, तुम्हारी सत्ता है, मैं तो तुम्हारा प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। उसने ये बोला कि मैं कभी भी राजा नहीं बनूंगा, लेकिन नेपोलियन बोनापार्टे ने इसको भी झुठलाया। 1801 में नेपोलियन की ताजपोशी होती है। तो ये चीज है। अल्टीमेटली हम ये देखते हैं कि इसने अपनी काउंसिलेट बनाई, पावर को कंसोलिडेट किया और नेपोलियन का यहां से उदय होता है। 1806 तक नेपोलियन बहुत ऊपर गया, लेकिन फिर दोस्तों काफी वॉर्स हुए। इधर ब्रिटिश भी तो था। ब्रिटिश बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि नेपोलियन जो है वो उठे, क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस की राइवलरी बहुत ज्यादा थी। और ब्रिटेन को थोड़ी ज्यादा ताकत इसलिए थी क्योंकि नेवी बहुत स्ट्रांग थी। तो ब्रिटेन और फ्रांस, ब्रिटेन ने सबको मिलाया, फ्रांस के खिलाफ युद्ध छेड़ा। बहुत सारे वॉर्स हुए दोस्तों, अब उस पर फिलहाल हम नहीं जाते हैं, ये मैंने सेपरेटली कवर किया है। 1815 के बाद नेपोलियन का डाउनफॉल शुरू होता है और अल्टीमेटली बैटल ऑफ वाटरलू लड़ी गई। बैटल ऑफ वाटरलू 7th अलायंस थी। ब्रिटेन ने 7वीं बार गठजोड़ करके दुनिया के साथ नेपोलियन को हराया था, इतना ज्यादा ताकतवर था नेपोलियन। तो बैटल ऑफ वाटरलू लड़ी गई और उसके बाद फाइनली ब्रिटेन जीता, फ्रांस की हार हुई, नेपोलियन को जेल में डाल दिया। 1821 में नेपोलियन की मौत हो गई। दूसरा सबसे बड़ा तख्ता पलट दोस्तों सद्दाम हुसैन। हम मिडिल ईस्ट के तख्ता पलट की बात करेंगे, क्योंकि देखिए मैं टॉप 5, वैसे बहुत सारे तख्ता पलट हुए हैं, लेकिन मैं इन तख्ता पलट को इसलिए चुन रहा हूं क्योंकि इसका जो इफेक्ट है वो आज भी है। आज भी दुनिया इसका दंश झेल रही है। सद्दाम हुसैन ने जो तख्ता पलट किया दोस्तों,
वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। देखो कैसे, सद्दाम हुसैन की अगर बात करें तो इराक का डिक्टेटर था, आपको पता ही है, और सद्दाम हुसैन के पास बहुत ही ज्यादा ताकत थी। अब राइज टू पावर सद्दाम हुसैन की बहुत ही जबरदस्त तरीके से हुई है। 1937 में जन्म हुआ इराक में, और फिर राजा महाराजा का रूल चल रहा था। ठीक है, अब यहां पे जो राजा था उसका जो रूल था वो बहुत अच्छा नहीं था, लोग वैसे ही गुस्से में थे। इधर इजिप्ट आ गया था। देखिए इजिप्ट में क्या हुआ था कि इजिप्ट में भी तख्ता पलट हो गया था। इजिप्ट को 1950 में फाइनली इंडिपेंडेंस मिली, और इजिप्ट जो है 1956 आते आते गमाल अब्दुल नसीर प्रेसिडेंट हो गए। तो उन्होंने सीधा बोल दिया था कि हमको थर्ड वर्ल्ड बनाना है। क्योंकि देखिए दो वर्ल्ड कौन से थे, एक था कोल्ड वॉर, कोल्ड वॉर में दो वर्ल्ड थे, दो वर्ल्ड, एक तो अमेरिका की तरफ हो जाओ या फिर सोवियत की तरफ हो जाओ, तीसरा वर्ल्ड बनाओ। यही भारत भी कह रहा था, लेकिन भारत बोल रहा था कि हम वॉयलेंस नहीं करेंगे। अब यहां पे गमाल अब्दुल नसीर की बातें सुनी जाती थी, पूरा मिडिल ईस्ट, पूरा अरब वर्ल्ड गमाल अब्दुल नसीर की बात सुनता था। तो 1956 में उनके पास सत्ता आ गई, तो सद्दाम हुसैन भी उनका फॉलोअर था। इधर बाथ पार्टी का उदय हो गया, बाथ पार्टी सीरिया हो गया, इराक हो गया, बहुत ज्यादा एक्टिव थी। तो बाथिस्ट पार्टी जो है, बाथिस्ट पार्टी की बात सुनने लगे लोग। सद्दाम हुसैन की बात करें दोस्तों, तो पहले तो इसने पार्टी को ज्वाइन किया, गमाल अब्दुल नसीर को इसने इसने बोला कि थर्ड वर्ल्ड होना चाहिए। और गमाल अब्दुल नसीर ने जिस तरीके से तख्ता पलट किया, एक बार तख्ता पलट होता तो सीरीज शुरू हो जाती है, हमको भी कुछ ऐसे ही करना पड़ेगा। बहुत सारे इवेंट हुए, और 1960 के बाद इराक में एक के बाद एक तख्ता पलट हुए। इसकी शुरुआत हुई 1963, जब कासिम की सरकार को उखाड़ फेंका, अब्दुल सलाम आरिफ प्रेसिडेंट हो गए। इसको रमादान रेवोल्यूशन बोला जाता है। अभी तक सद्दाम हुसैन इराक में नहीं थे, वो बाहर थे, क्योंकि उनको पता था, यहां पे कासिम ने साफ बोल दिया था कि अगर ये लड़का आए, क्योंकि इसने बहुत तबाही मचाई हुई थी, तबाही क्या मतलब, बड़ा नाक में दम करके रखा हुआ था, तुरंत ही अरेस्ट कर लिया। लेकिन 1966 में रिलीज किया इनको, और फिर डेप्यूटी सेक्रेटरी बनाया गया इनको रीजनल कमांड। फिर 1968 में एक और तख्ता पलट होता है, एक और तख्ता पलट होता है, और यह सबसे इंपॉर्टेंट रहा, क्योंकि यहां पे अब्दुल रहमान आरिफ को हटा दिया और अहमद हसन अल बकर इराक के प्रेसिडेंट हो गए। सद्दाम हुसैन को सेकंड इन कमांड दिया गया, डेप्यूटी सेकंड हाईएस्ट पोजीशन इराक की सद्दाम हुसैन को दी गई। अब उसके बाद सद्दाम हुसैन, जब बकर की प्रेसिडेंसी थी, अल बकर की, तो बहुत इफेक्टिव रहा सद्दाम, एक गजब का पॉलिटिशियन था, और उसके बाद जो भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाता तो उसको सीधा खत्म कर देता था। सद्दाम हुसैन एक सुन्नी था, और यह बोलता था कि सुन्नी का, अब इराक शिया बहुल है, तो हमेशा बोलता था कि सुन्नियों का ही राज होना चाहिए। यहां पे सद्दाम हुसैन ने इराक के इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री, हेल्थ केयर सिस्टम सबको मॉडर्नाइज भी किया। यहां तक कि सद्दाम हुसैन ने इराक का पहला केमिकल वेपन प्रोग्राम भी चालू किया, लेकिन यह पार्टी को ज्यादा पसंद नहीं आया। और फाइनली 1972 में सद्दाम हुसैन ने 15 साल की ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप और कोऑपरेशन सोवियत यूनियन से साइन की। 1976 में जब सद्दाम को आर्मी की कमान दी गई, जनरल हो गया इराकी आर्मी, तब बहुत ज्यादा सद्दाम हुसैन के पास ताकत हो गई। और फिर जब अल बकर ने यह सोचा कि हम इराक और सीरिया को यूनाइट कर दें 1979 में, अल्टीमेटली सद्दाम हुसैन ने बोला बकर को कि आप रिजाइन कर दो, क्योंकि पूरी ताकत थी सद्दाम हुसैन के पास, नहीं रिजाइन करोगे तो मार देंगे। 16 जुलाई 1979 सद्दाम हुसैन इराक का प्रेसिडेंट हो गया। और आपको पता है सद्दाम हुसैन को प्रेसिडेंट किसने बनाया था? सद्दाम हुसैन को प्रेसिडेंट बनाया था अमेरिका ने। CIA की पूरी बैकिंग थी, अमेरिका थी। तो एक तरीके से अमेरिका ने ही सद्दाम हुसैन को खड़ा किया। अमेरिका ने यह सोचा कि सद्दाम हुसैन हमारे लिए लड़ेगा, हमारे लिए एक बहुत बड़ा एसेट है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सद्दाम हुसैन शुरुआत में अमेरिका का साथ दिया। 1979 में ही इराक ईरान वॉर हो गया। जब 1980, 10 साल चला ये, जब इराक ईरान वॉर खत्म हुआ 1989 में, तुरंत सद्दाम हुसैन ने कुवैत को इन्वेड कर दिया। तब अमेरिका को यह पता चल गया कि सद्दाम हुसैन एक सिरदर्दी है, और अल्टीमेटली 2000 के बाद सद्दाम हुसैन की ढूंढैया चालू की, और फाइनली सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई। अच्छा मुझे बताओ, कौन से साल में सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई? अमेरिका लेके आया था, अमेरिका सद्दाम हुसैन को पकड़ के लेके आया था। सद्दाम हुसैन का ऑरा आपको पता है कितना खतरनाक था? अगर आप इनसे मिलते, आप इनके फैन हो जाते। ये इतने बेहतरीन तरीके से मिलते थे, इतना गजब इनका व्यक्तित्व था। सद्दाम हुसैन के ऊपर एक किताब लिखी गई है। सद्दाम हुसैन जब अमेरिका लाया गया तो 300 बॉडीगार्ड्स इनको दिए गए संभालने के लिए। वो 300 के 300 बॉडीगार्ड इनके फैन हो गए थे, अमेरिकन।
सद्दाम हुसैन इतने जबरदस्त तरीके से, सद्दाम हुसैन को यह लग रहा था कि वो कभी मरेगा ही नहीं, और इतने जबरदस्त तरीके से उनसे बात करता था कि जो उनका लीडर था, उसी ने किताब लिखी, मैं नाम भूल गया हूं, उसने तक इस्तीफा दे दिया था जब सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई थी। और जब सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई, पूरे समीकरण बदल गए, समीकरण बदल गए पूरे के, क्योंकि इराक और मिडिल ईस्ट में भयानक अनस्टेबिलिटी आ गई। तो सद्दाम हुसैन जो है वो इस तरीके का था, और आईसिस का उदय हुआ। अमेरिका ने ऑलरेडी इराक को इन्वेड कर दिया था। सद्दाम हुसैन 2006 में मारा, मतलब इसको 30 दिसंबर 2006 में मैंने सवाल पूछा था, जवाब दे दिया। 30 दिसंबर 2006 को सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई थी, और उसके बाद इराक की वो हालत हुई, आईसिस का उदय हुआ, और आज भी मिडिल ईस्ट उसका दंश झेल रही है। आईसिस पूरे सीरिया, खैर उसका नाम ही था इस्लामिक स्टेट ऑफ सीरिया एंड इराक, तो ये जो पूरा अपना उसने क्या कहते हैं फैलाव किया, एक्सपैंड किया, और फिर एक तरीके से इधर अमेरिका भी कूद गया इस युद्ध में और रशिया भी कूद गया, फिर पूरा कबाड़ा हो गया, आपको पता ही है उसके आगे की कहानी। तो सद्दाम हुसैन का बहुत जबरदस्त जो था वो तख्ता पलट इसने किया था। फिर उसके बाद लीबिया का डिक्टेटर मुअम्मर अल गद्दाफी, मुअम्मर अल गद्दाफी 1942 में इसका जन्म हुआ। मुअम्मर अल गद्दाफी की बात करें तो लीबिया में किंग इदरिस थे। लीबिया इससे पहले किसके पास था? लीबिया था इटली के पास। अब इटली के पास था, और लीबिया जो है अफ्रीका में, देखिए कॉलोनियल रूल था, अफ्रीका के बहुत सारे देश जो थे वो कॉलोनीज यूरोप के पास थे, तो भैया इटली का रूल था। तो अब यहां पे जब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इटली छोड़ के गया, ठीक है, फाइनली ये जो रूल है वो खत्म हुआ, तो लीबिया के पास पूरी ताकत आई। किंग इदरिस ने कमान संभाली, उन्होंने मॉडर्नाइज करना शुरू किया, लेकिन किंग इदरिस अभी तक यूरोपियन इन्फ्लुएंस में थे। अब मुअम्मर अल गद्दाफी, जब इसका जन्म हुआ, उमर मुख्तार के बारे में आपने सुना होगा, जिसके बारे में बहुत कुछ फेमस है। उमर मुख्तार को उसने अपना आइडल बनाया कि वो ऐसा कॉलोनिस्ट पावर को, जितने भी कॉलोनियलिस्ट थे उनको ऐसा भगा भगा के मारता था कि क्या बताएं। तो उमर मुख्तार को इसने अपना आइडल बनाया। उसके बाद इसने अपनी ट्रेनिंग शुरू की। ये अमेरिका गया, यूके गया पढ़ने, यूके से पढ़ के वापस लौटा। हम ये देखते हैं, और उसके बाद मिलिट्री में आया। अब जब ये मिलिट्री में आया तो एक के बाद एक इसको प्रमोशंस मिलते ही गए। किंग इदरिस से ज्यादा इसकी बन रही नहीं थी, आर्मी पूरी इसके पास आ गई। अल्टीमेटली 1 सितंबर 1969 जब किंग इदरिस टर्की गए हुए थे, रेडियो पे अनाउंस होता है कि क्रांति आ चुकी है, और ये ब्लडलेस था, इसमें किसी का खून नहीं बहा। ये बहुत अच्छी बात थी। और लीबिया, यहां पे मुअम्मर अल गद्दाफी को भी वेस्टर्न का पूरा सपोर्ट था। वेस्ट ने मुअम्मर अल गद्दाफी को बहुत सपोर्ट किया। शुरुआत में मुअम्मर अल गद्दाफी ने बहुत कुछ किया, इंडस्ट्रीज के लिए बहुत कुछ किया, मॉडर्नाइज किया, लेकिन बाद में इन इंडस्ट्रीज को बंद करना शुरू कर दिया। एक ऐसा काला अंधकार छा गया लीबिया पे कि बिल्कुल वो पीछे चला गया। और फिर उसके बाद लीबिया का हाथ आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ा, मतलब लीबिया का नाम आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ा। मुअम्मर अल गद्दाफी, अब इधर प्लेन क्रैश हो रहे थे, मुअम्मर अल गद्दाफी का नाम आ रहा था। तो 2 घंटे के अंदर अंदर हम देखते हैं किसने तख्ता पलट किया। आर्मी इसके पास पूरी थी, और अल्टीमेटली पूरी जिंदगी लीबिया में ही इसने बिताई। 2011 में अरब स्प्रिंग हुआ। अरब स्प्रिंग आपको पता ही है कि एक ऐसी चिंगारी जिसने पूरे अरब को ले डूबी। अरब स्प्रिंग पे मेरा पूरा सेपरेट लेक्चर है। 2011 में इसकी शुरुआत हुई। यहां पे मोहम्मद बुआजीजी से इसकी शुरुआत हुई थी, जिसने अपने आप को आग लगा ली थी, क्योंकि तुनिशिया की अथॉरिटीज उससे रिश्वत लेती थी। और उसके बाद डिक्टेटरशिप खत्म करो, डेमोक्रेसी लेके आओ, इसकी आग हर जगह फैल गई, और लीबिया इसकी चपेट में आ गया। 2011 में मुअम्मर अल गद्दाफी को लोगों ने भगा भगा कर मारा, ऐसा था। अगला दोस्तों, इदी आमीन, वो इंसान जो इंसानों को खाता था, 6.5 फीट लंबा, बहुत ही ज्यादा ताकतवर, युगांडा का डिक्टेटर इदी आमीन। इदी आमीन बहुत कम बोलता था, लेकिन इसने कत्लेआम, युगांडा में इसने कत्लेआम मचाया था, आपको पता ही है। इसने इतने सारे, अगर आप टॉप 10 डिक्टेटर्स की बात करेंगे तो उसमें इदी आमीन का नाम सबसे पहले आएगा, क्योंकि दोस्तों इसने बहुत लोगों को मारा। युगांडा में एक ऐसा काला युग छाया हुआ था जब तक इदी आमीन था कि क्या बताएं। तो इदी आमीन की बात करें तो इसके बचपन के बारे में तो हमको ज्यादा पता नहीं है, माता का पहले ही देहांत हो गया था। लेकिन यूके में, यूनाइटेड किंगडम, क्योंकि युगांडा यूके के ही पास था, तो यूके में इसने ट्रेनिंग की, मिलिट्री ट्रेनिंग की। बहुत अच्छा बॉक्सर था, और लोग इससे डरते भी थे क्योंकि इसका भीम का शरीर था,
एकदम देख रहे राक्षस जैसा लगता था, ये देखने में ही राक्षस जैसा लगता था। और फिर उसके बाद ये युगांडा आया। अब जब ये युगांडा आया तो हम देखते हैं जो उस समय प्रेसिडेंट थे मिल्टन ओबोटे, मिल्टन ओबोटे का ये बहुत ही ज्यादा क्लोज फ्रेंड बन गया, क्योंकि मिल्टन ओबोटे को पता था कि जनता को एकदम लिमिट में रखना है और उसके लिए इदी अमीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिल्टन ओबोटे के लिए गोल्ड और स्मगलिंग, गोल्ड की स्मगलिंग और ये जो हीरे जवाहरात इनकी भी स्मगलिंग इदी अमीन ही करता था, इसलिए और ज्यादा मिल्टन ओबोटे को खूब सारा पैसा दे रहा था इदी अमीन। 1966 में हम ये देखते हैं कि नया कॉन्स्टिट्यूशन आया और फिर हम ये देखते हैं कि और ज्यादा पावर मिली इदी अमीन को। इदी अमीन को आर्मी कमांडर बना दिया गया और उसके बाद जब इदी अमीन को आर्मी का कमांडर बनाया, वो कॉलोनल हुआ, तब उसने एक के बाद एक लोगों को मारना शुरू कर दिया। फिर मिल्टन ओबोटे को भी लगा कि यार ये बहुत खतरनाक हो गया है। ओबोटे ने ये ऑर्डर दिए कि इससे पहले इदी अमीन मुझे भी खत्म कर दे, इसको अरेस्ट कर लो। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी दोस्तों, आर्मी अमीन के पास आ गई थी। 25 जनवरी 1971 1971 को इदी अमीन ने तख्ता पलट की शुरुआत कर दी। ओबोटे ने 1970 में इसको अरेस्ट करवाने की पूरी कोशिश की, पूरी आर्मी का कंट्रोल ले लिया, लेकिन दोस्तों कुछ भी नहीं हुआ। सिंगापुर में गया था ओबोटे। अच्छा, जितने भी लीडर्स हैं, जब ये बाहर होते तभी तख्ता पलट होता है, इतने में ही इसने तख्ता पलट कर दिया और फाइनली 1971 को इदी अमीन रूलर हो गया। ये चीज थी। उसके बाद अफगानिस्तान की बात करते हैं। अफगानिस्तान आखिरी है। अफगानिस्तान की बात करें दोस्तों तो इसका coup ऐसा है कि आज भी अफगानिस्तान सिरदर्द बना हुआ है। तो अफगानिस्तान में हुआ क्या कि यहां पे राजा जाहिर जो है, जाहिर शाह जो है, वो रूल कर रहे थे। 1973 में एक तख्ता पलट होता है, मोहम्मद दाऊद खान जो है वो पावर में आ जाते हैं और 1978 में एक और तख्ता पलट होता है जब मोहम्मद दाऊद खान को भी हटा दिया जाता है और फाइनली कम्युनिज्म आ जाता है। 1978 में अफगानिस्तान में कम्युनिज्म आ गया। पीडीपीए पार्टी थी, भले ये डेमोक्रेटिक नाम है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, लेकिन वो खाली नाम का डेमोक्रेटिक है कम्युनिस्ट। तो अब हम ये देखते हैं कि 1978 में जब सौर रेवोल्यूशन आता है तो पीडीपीए आ गई। हुआ क्या था कि 1973 में दाऊद खान आ गया था। मोहम्मद दाऊद खान ने जाहिर शाह को हटा दिया, 5 साल उसका रूल चला। उसके बाद दाऊद खान को भी हटा दिया गया। दाऊद खान को कम्युनिस्टों ने हटाया और नूर मोहम्मद ताराकी जो है वो प्रेसिडेंट हो गए। अब 1979 दोस्तों ये बड़ी दिक्कत थी, लेकिन एक और हम ये देखते हैं कि एक और रेवोल्यूशन करने की कोशिश की गई, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि यहां पे कम्युनिज्म आ गया। एकाएक अफगानिस्तान की काया पलट हो गई, लोगों को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो लोगों यहां पे मुजाहिदीन खड़े हो गए कि हम जो है पुराना ही रूल लेके आएंगे, और अल्टीमेटली अमेरिका पूरा मुजाहिदीन को सपोर्ट कर रहा था और इधर कम्युनिज्म है तो सोवियत सपोर्ट कर रहा था। और फाइनली 1979 में सोवियत अफगान वॉर शुरू हो गई, जो कि 10 साल तक चलती है दोस्तों। 1979 से लेकर 89 तक सोवियत अफगान वॉर खत्म होती है। सोवियत को कुछ नहीं मिला। 1979 सोवियत बाहर चला गया। सिविल वॉर अफगानिस्तान में होता है मुजाहिदीन और यहां पे कम्युनिस्टों के बीच में, और अल्टीमेटली हम ये देखते हैं कि कम्युनिस्टों की हार हुई, तालिबान का राइज हो गया। 1996 में तालिबान रूल अफगानिस्तान में स्टैब्लिश हो गया। और जब तालिबान आया अगले 5 सालों तक 1996 से लेकर 2001 तक भयानक शरिया लॉ लगा, कोई कुछ भी नहीं कर पाया। बहुत सारी बॉम्बिंग्स हुई, भारत ने भी इसका दंश झेला। भारत में ICG 841 को हाईजैक कर लिया गया, अफगानिस्तान कांधारी ले गए थे वो। इधर 9/11 अटैक्स हो गए। तो जब 9/11 अटैक्स हुए, ओसामा बिन लादेन को अफगानिस्तान में शरण दी, तब अमेरिका ने वॉर ऑन टेरर छेड़ दिया 2001 में। जॉर्ज बुश ने बोल दिया कि या तो आप हमारे साथ हो या तो आप हमारे खिलाफ हो, और हम आतंकवाद को खत्म कर देंगे। 2001 के बाद अमेरिका अफगानिस्तान में घुस गया, और अब दोस्तों 20 साल लड़ाई की अमेरिका ने, उसको कुछ भी हासिल नहीं हुआ। मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स फूकने के बाद अमेरिका की फोर्सेस अब चली गई और वापस तालिबानियों का कब्जा, काफी क्षेत्रों में तालिबानियों का कब्जा हो गया है, और यह भारत के लिए बहुत बड़ी सिरदर्दी है। तो यह लेक्चर था दोस्तों, आई होप आपको पसंद आया होगा टॉप 5 को। और आप मुझे बताइए कि आप कौन सी टॉप 5 सीरीज है ये, तो क्या क्या आप जानना चाहेंगे। कुछ नहीं, पढ़ते रहिए। सिद्धांत तक नहीं होती।